गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा सिंह आज यूएस एकेडमी। आज मैं क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र अग्रवाल। पाठ पढ़ने के पहले हम लोग इनके जीवन के विषय में कुछ जान लेते हैं। यतीन्द्र अग्रवाल का जन्म 20 जून 1959 को बरेली में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और लखनऊ में हुई। डॉक्टर अग्रवाल देश के स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 में उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों, किशोरों और नव अक्षरों के लिए भी प्रचुर रूप से लिखा है। डॉक्टर अग्रवाल देश के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से हैं जो अस्पताल के बाहर भी देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति मन प्राण से समर्पित हैं। अब हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। रक्त मतलब खून। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी को दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड मतलब एक शीशे का कांच का छोटा सा लंबा सा टुकड़ा होता है, जिस पे खून को रख करके उसकी जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ यही है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसको देख के कहा कि इसके शरीर में खून की कमी है। तो डॉक्टर ने उसे खून की जांच कराने के लिए कहा और वह अपने परिचित डॉक्टर दीदी के पास खून की जांच कराने के लिए गई और रिपोर्ट लेने के लिए अनिल डॉक्टर दीदी के पास जाता है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया बीमारी होती है जो खून की कमी के कारण शरीर में होती है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया से का मतलब क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली,
अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई आकार के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि अनिल ने डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में पूछा कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त को अगर रक्त की एक बूंद को अगर सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उसके द्वारा छोटी से सूक्ष्मदर्शी का मतलब यंत्र का मतलब होता है उससे छोटी सी छोटी चीज़ें बड़ी रूप में दिखाई देती हैं। भानुमति के पिटारे, भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका मतलब होता है कि उस पिटारे में बहुत ढेर सारी वस्तुओं को रख दिया जाए। मोटे तौर पे रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो तरल रूप में होता है और उसमें छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं। ये कण दो प्रकार के होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद होते हैं। और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं, जो जिसको प्लेटलेट भी कहा जाता है, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही मिठाई का नाम है। जो कण थे प्लाज्मा में वो बालूशाही की तरह ही दिखाई दे रहे थे। हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों दीदी ने बताया कि लाल कण की बनावट बालूशाही की तरह होती है। ये 1 मिलीलीटर खून में 40 से 55 लाख की मात्रा में होते हैं। जो हम सांस लेते हैं उस और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम ये लाल कण ही करते हैं। ये 4 महीने में धीरे धीरे कर करके नष्ट होते हैं और नए कण उसमें बनते जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में
ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए एक कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अनिल ने कहा, दीदी तब तो ये कुछ महीने में ख़त्म हो जाते होंगे। लेकिन दीदी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कण धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, नष्ट होते हैं और नए कणों का निर्माण होता है। हड्डियों के बीच में के भाग में मज्जा होती है जिसमें इन कणों का निर्माण होता है। मज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। इस हड्डियों के बीच में इस मज्जे में इन कणों का निर्माण कार्य होता रहता है। इसके लिए शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत, जो हम खाना खाते हैं उससे इनको ये सारे तत्व मिलते रहते हैं। इसलिए पौष्टिक आहार हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब व्यक्ति अच्छे से पौष्टिक भोजन नहीं ग्रहण करता है तो इन कारखानों को, मतलब हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है, उसको कच्चा माल नहीं मिल पाता है, जिससे लाल रक्त कण का निर्माण कम हो जाता है और लाल कणों की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? इस पैराग्राफ का अर्थ यह है कि एनीमिया सिर्फ लाल रक्त कण के कम होने से ही नहीं होता है, उसके अन्य कारण भी हैं, जिसमें है कि पेट में कीड़े होना, और ये कीड़े प्रायः दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ के खाने से शरीर में प्रवेश करते हैं। इन से बचने के लिए हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने के पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए और साफ और स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। एक किस्म के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे जमीन पे होते हैं। वे नंगे पैर जमीन पे चढ़ने से त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं।
तो इनसे बचने के लिए हमें नंगे पैर जमीन पर नहीं चलना चाहिए और शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर अनिल ने पूछा कि बिम्बाणु और सफ़ेद कण का शरीर में क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सफ़ेद कण जो होते हैं वे हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद कण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। वे शरीर में रोगाणुओं को घुसने जब नहीं देते हैं। अगर शरीर कमज़ोर होगा तो रोग से व्यक्ति जल्दी ग्रसित होगा। ये सफ़ेद कण रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के लाल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इन जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और जो बिम्बाणु होते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं, वे खून को चोट लगने पे जो खून निकलता है उसको रोकने का काम करते हैं। ये जाले की तरह इस त्वचा पे अंदर चिपके रहते हैं जो दीवार में आई दरार को भर देते हैं जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने पूछा कि अगर गहरा घाव होता है तो खून बहुत ज़्यादा बहता चला जाता है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो दीदी ने बताया कि तुरंत पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ले जाने के पहले चोट को जहाँ पे लगी हो उस स्थान को साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए जिससे रक्त का बहना कम हो जाता है। और अगर ज़्यादा रक्त बह जाता है तो व्यक्ति को खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय शरीर उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं। तब अनिल ने पूछा। दीदी ने कहा कि हाँ, रक्त चढ़ाया तो जाता है, रक्त किसी भी व्यक्ति को किसी का चढ़ जाता है, लेकिन रक्त के कई ग्रुप होते हैं। जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है उसके ग्रुप से मैच करते हुए ग्रुप का ही रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं। तब अनिल ने पूछा, ऐसे आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पतालों में इस तरह के बैंक होते हैं।
जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। दीदी ने बताया कि रक्त अगर चढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके ग्रुप का, ऐसी इमरजेंसी में उसके ग्रुप का रक्त ब्लड बैंक में से लेकर के चढ़ाया जाता है। इसके लिए व्यक्तियों को रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब यह विचार बिल्कुल गलत है। 18 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति रक्त देने की स्थिति में हो जाता है और रक्त देने से कोई कमज़ोर नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। दीदी ने कहा कि हमारे शरीर में 5 लीटर के लगभग खून होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा रक्त दे देने से शरीर में कमज़ोर नहीं होता है। शरीर हमारा उतना रक्त फिर बना लेता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। दीदी ने अनिल को शाबाशी दी। कहा, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। अब हम लोग आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को हमने लिख करके दे दिया है, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।